हाय फ्रेंड्स, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर पेपर नंबर 4 जो आपका टैक्सेशन का है। उसकी अपन आरटीपी डिस्कस करेंगे जो कि आपके दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आपके लिए रिलेवेंट है। और ये मैंने कहा कि आरटीपी एमटीपी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जो भी आपके आरटीपी में जो क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिल जाते हैं। या फिर यहाँ पर जो स्टेचुरी अपडेट आपके दिए गए हैं, हालांकि मैंने आपको सारे के सारे स्टेचुरी अपडेट करा दिए, आपके एमसीक्यू करा दिए जो कि आपके वीएसआई के पोर्टल पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे सारे के सारे। तो यहाँ पर आज जो अपन डिस्कस करेंगे वो आरटीपी को डिस्कस करेंगे कि टैक्स से रिलेटेड जो भी आपके स्टेचुरी अपडेट आए हैं और उनसे रिलेटेड जो भी आपके आरटीपी में क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव, तो उनको आज अपने यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं और जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं ये रिलेवेंट आपके बताता है 30th ऑफ अप्रैल, जैसा अपन ने पहले भी पढ़ा था 30th ऑफ अप्रैल 2021 के जैसे लास्ट 6 मंथ के अटेम्प्ट आपके लास्ट 6 मंथ के अमेंडमेंट आपके लिए स्टेचुरी अपडेट में आपके रहते हैं, तो उन्हीं को यहाँ पर डिस्कस करते हुए आरटीपी बनाइए जो कि नवंबर 2021 एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज अपन इसमें बात करते हैं, सबसे पहले केस स्टडी की बात करने जा रहा हूं, तो मैं आपको केस स्टडी को लेकर चल रहा हूं। तो ये आपकी केस स्टडी दे रखी है और आपके फर्स्ट केस स्टडी अपन बात कर रहे हैं इसमें। तो केस स्टडी को अपन यहां पर पूरा का पूरा कंसोलिडेट वे में ले लेते हैं। तो मैं यार स्टार्ट कर रहा हूं आपके केस स्टडी के साथ। तो फर्स्ट आपके केस स्टडी दे रखी है, मिस्टर अनिमेश एन इंडियन सिटीजन, इंपॉर्टेंट कीजिएगा क्योंकि मैंने कहा जब भी आप केस स्टडी को पढ़ो तो उसके एक एक कीवर्ड पे आपको ध्यान देना है। जब भी आप सॉल्व कर रहे हो तो डियर आपको उसके एक एक कीवर्ड पे ध्यान देना है, क्योंकि वो एग्जाम के लिए आपके लिए क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट होते हैं वर्ड और उसी में से क्वेश्चन निकालते हैं। तो ये क्या कह रहा है, इंडियन सिटीजन है और एज है 61 ईयर। दिस आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इट्स मीन्स ही इज कॉल्ड द सीनियर सिटीजन। तो इसको हायर बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट मिल सकता है, यानी 3 लाख का बेसिक एग्जामिशन का बेनिफिट मिल सकता है। वो आपको बता रहा है हैज सेटअप ए बिजनेस इन कनाडा एंड इज रेजिडेंट इन कनाडा सिंस 2009 और 2009 से रेजिडेंट है कनाडा में। ही ऑन ए हाउस प्रॉपर्टी इन कनाडा, प्रॉपर्टी कहां पर है, कनाडा में है। हाफ ऑफ विच इज यूज्ड बाय हिम फॉर हिज रेजिडेंस एंड हाफ इज गिवन ऑन रेंट, कन्वर्टेड इनटू INR 12 लाख पर एनम, और उसकी INR में वैल्यू कितनी आ रही है, 12 लाख पर एनम। ही परचेज ए फ्लैट इन दिल्ली, कहां पर फ्लैट परचेज किया है, दिल्ली में। कहां पर परचेज किया है फ्लैट, दिल्ली में 13th ऑफ अक्टूबर 2018 रुपीज 42 lakhs। ओके, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू HDV ऑफ द फ्लैट वाज 35 लाख। यानी मैंने आपको बताया था कि आपके यदि परचेज कर रहे हो, यदि आप परचेज कर रहे हो और वो HDV से कम पर है तो ये डिफरेंस 50,000 से एक्सीड है और 10% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन से एक्सीड है, तो सेक्शन 56(2)(10 एप्लीकेबल हो जाता है। सेक्शन 56(2)(10 के अंदर मैंने आपको बताया था गिफ्ट मान लिया जाएगा, लेकिन यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हायर रेट पे परचेज कर रहा है।
42 lakhs में परचेज करा है तो एक्चुअल कंसिडरेशन तो हायर है, और यहां पर आपके क्या करा है 35 लाख आपके एसडीवी है, तो सेक्शन 56(2)(10) की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी, नहीं आएगी। ठीक है जी। इसके बाद ही हैज टेकन ए लोन फ्रॉम कैनरा बैंक इज ₹34 लाख, यानी लोन उसने लिया है कैनरा बैंक से फॉर परचेज ऑफ दिस फ्लैट, इस फ्लैट को परचेज करने के लिए लिया है। द इंटरेस्ट ऑन सच लोन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 इक्वल टू 3,14,000, यानी इंटरेस्ट जो पे कर रहा है दिस अ पार्ट ऑफ सेक्शन 24B, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। एंड द प्रिंसिपल रीपेमेंट वाज 80,000, तो ये आपके पार्ट बनेगा 80C, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन। तो रीपेमेंट ऑफ द हाउसिंग लोन कर रहा है तो प्रिंसिपल वाला पार्ट किस में जाएगा 80C में जाएगा, और इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट सेक्शन 24B में आपके हेल्प करेगा। अनिमेश हैज गिवन हिज द फ्लैट ऑन ए मंथली रेंट ₹32,500, यानी उसने मंथली रेंट दिया है 32,500। सिंस अप्रैल 2019 द एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स, यानी प्रॉपर्टी टैक्स दिल्ली फ्लैट 40,000 विच इज पेड, और मैंने कहा कि म्युनिसिपल टैक्स आपके डिडक्ट होता है एक्चुअल पेमेंट बेस पे। कैसे डिडक्ट होता है? एक्चुअल पेमेंट बेस पे, यानी वास्तव में आपने पेमेंट किया है तो ही डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलेगा। और डियर एक्चुअल पेमेंट भी कौन करे? एक्चुअल पेमेंट भी कौन करे? ऑनर के द्वारा होना चाहिए तो डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये ऑनर ने पे किया है 40,000 विच इज पेड बाय मिस्टर अमिनेश, जो कि ऑनर है उसने पे किया तो डिडक्शन मिलेगा। When he is come to India to meet his parents, Mr. Animes visited India for 124 days। अब मैंने आपको रेजिडेंशियल स्टेटस में न्यू कंसेप्ट बताया था, कोई भी इंडियन सिटीजन है, कोई भी इंडियन सिटीजन है और वो आपके यहां पर इंडिया में विजिट करने के लिए आ रहा है, वो पर्सन इंडिया में विजिटिंग करने के लिए इंडिया में आ रहा है, कोई भी इंडियन सिटीजन पर्सन है और इंडिया में विजिटिंग करने के लिए इंडिया में आता है, तो उसके लिए जो 182 डेज का टाइमिंग है वो रिड्यूस होकर कितना होता है 120 डेज। बस कंडीशन है कि उसकी टोटल इनकम जो इंडियन सोर्स है वो 15 लाख से एक्सीड होनी चाहिए, टोटल इनकम 15 लाख से एक्सीड होनी चाहिए। तो ऐसे केस के अंदर वहां पर उसकी चार्जेबिलिटी यहां पर दिखाई दे जाएगी। तो 124 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 बिफोर द विजिटिंग इंडिया इन टोटल फॉर 366 डेज। तो वो आपके कहता है कि 120 डेज तो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में, और उसके जस्ट पीछे के 4 ईयर में 365 डेज और मोर आपके होना चाहिए। तो ये 366 डेज रह रहा है, तो इट्स मींस इसका रेजिडेंशियल स्टेटस तो क्या हो गया? रेजिडेंट तो हो गया। अब उसके बाद अपन को देखना होगा कि ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या फिर बट नॉट ऑर्डिनरी है, वो अपन आगे देखेंगे। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द 1st of April 2016 to 31st of March 2020, ये इस केस में आपके बता देता है, यानी 4 इयर्स का 366 आपके बता रहा है। ये तो रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए बता रहा है। तो याद करो मैंने आपको बताया था कि एक तो कंडीशन थी इंडियन सिटीजन होना चाहिए, पहली चीज क्या होनी चाहिए? इंडियन सिटीजन होना चाहिए। याद करो इंडियन सिटीजन। फिर आगे अपन देखते थे इंडियन सिटीजन है तो फिर वो इंडिया में विजिटिंग करने आ रहे हैं, विजिटिंग इन इंडिया। came to India for visiting purpose। याद आ रहा है? बिल्कुल, इंडिया में विजिटिंग करने के पर्पज से आ रहा है। फिर मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ डेज स्टे करना था, स्टे इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर 120 days or more, and immediately preceding for previous year
and 365 days or more immediately preceding, शॉर्ट में लिख लो 4 ईयर, फ्रॉम कहां से जाना है, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर से। और एक और कंडीशन थी कि इसकी इंडियन सोर्स इनकम, टोटल इनकम जो कहां से आ रही है, इंडियन सोर्स से, एक्सीड होनी चाहिए 15 लाख से ज्यादा। तो ये कंडीशन आप फुलफिल करते हो तो ऐसे केस में आप क्या मान ली जाओगे, यहां पर रेजिडेंट मान ली जाओगे। तो ये कंडीशन पूरी कर रहा है, 124 डेज में बता रहा है और 4 ईयर का टोटल 366 डेज बता रहा है, तो ये रेजिडेंट तो हो गया। तो ये आपके क्या हो गया जी, रेजिडेंट तो हो गया। अब ऑर्डिनरी रेजिडेंट होने के लिए आपको मैंने कहा दोनों एडिशनल कंडीशन पूरी करनी होगी, तो वो आपके 7 ईयर में 730 डेज और मोर रहना चाहिए। और 7 ईयर के साथ साथ इनका पीछे के जैसे अपन बात करते हैं कि 10 ईयर्स में से 2 ईयर रेजिडेंट भी होना चाहिए, उसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अपन इसको क्या मानेंगे, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्लियर जी, आगे आते हैं। ही हैज ए हाउस इन रांची which was sold in May 2017, जो कि उसने मई 2017 में सोल्ड कर दिया। In respect of this house, he received arrear of rent 2,96,000 in the February 2021, not tax earlier। उस पर टैक्स पहले नहीं दिया था, नॉट टैक्स। यदि टैक्स दे देते थे तो अब टैक्सेबल नहीं होता, तो पहले टैक्स नहीं दिया तो अब आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। और दिस द पार्ट ऑफ द सेक्शन एरियर है 25A का पार्ट हो गया। 25A कहता है एरियर ऑफ रेंट आपके टैक्सेबल होगा जिस फाइनेंशियल में मिला उस फाइनेंशियल में कैश बेसिस पे टैक्सेबल होगा, लेकिन आफ्टर अलाउिंग द 30% ऑफ द डिडक्शन, यानी 30% डिडक्शन देने के बाद आपके टैक्सेबल होगा आफ्टर अलाउिंग द 30% ऑफ डिडक्शन। यानी 2,96,000 में से 30% आपको डिडक्शन देने के बाद टैक्सेबल होगा। क्लियर, ठीक है। He also drive some other income during the financial year 2021, which are as follow: profit from business in Canada, profit from business in Canada, तो ये सिर्फ ROR के लिए टैक्सेबल है। ये interest on bond of a Canadian company 6,20,000, out of which 50% received in India, तो 50% रिसीव इन इंडिया हो गया, तो वो तो सभी के लिए टैक्सेबल है, चाहे ROR हो, चाहे RBNR हो, चाहे NR हो, सभी के लिए टैक्सेबल है। तो 50% कितना हो जाएगा, मैं देखता हूं, इसका 50% हो गया जी 620 का 50% यानी 3,10,000 सभी के लिए टैक्सेबल है क्योंकि रिसीव्ड इन इंडिया है। इनकम फ्रॉम एप्पल ऑर्चिड इन नेपाल गिवन ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट द ईयरली कॉन्ट्रैक्ट फी ऑफ 5 लाख for the financial year 2021, receive in Aminesh in Nepal, तो नेपाल में बता रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। Mr. Aminesh has sold 10,000 listed share 480 per shares of A Limited, and Indian company। अब इंडियन कंपनी है तो उसे टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा, इंडियन कंपनी है ना तो टैक्स भैया से इंडिया में देना पड़ेगा। इंडियन कंपनी ऑन 15th of September 2020 यानी इस साल बेचती है, विच इज अक्वायर 5th of July 2016 यानी 100 पर शेयर्स। तो मैंने कहा कि आपको 100 रुपीज पर शेयर में अक्वायर के, तो इनके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ये सारा का सारा कैलकुलेशन जाएगा 112A में। एसटीटी पेड बोथ टाइम, खरीदते और बेचते वक्त आपने एसटीटी पे किया एट द टाइम ऑफ द एक्विजिशन और एज वेल एज एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफर। इट्स मींस दिस द पार्ट ऑफ सेक्शन 112A। तो यहां पर कह रहा है 31 जनवरी 2018 की फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं अपन। द शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड वर ट्रेड ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज
एज 100। तो इसमें अपन को जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको कंसीडर करनी होती है 300 के हिसाब से। तो अपन ने देखा था जो हाईएस्ट वैल्यू होती है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो गई। तो डियर मैंने आपको बताया सिंपल सा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको कैलकुलेट करने में लेना है और उसी हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो मैं सीधा सिंपल सा बता देता हूं आपके। इसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन cost of acquisition, actual cost of acquisition 100 rupees per share, fair market value as on 31st January 2018 amount of rupees ये आपके आ रही है हाईएस्ट वैल्यू 300 और फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन ये इसने बेचा है 480 विच इज लोअर 300 and then which is higher 300 per share जो होती है विच एवर इज लोअर। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो कैपिटल गेन निकालना हो तो यदि अपन देखें यहीं पे कैपिटल गेन तो सेल्स कंसीडरेशन फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन इंडेक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है, इसमें ध्यान रखना है। कितने शेयर्स हैं अपने पास यहां पर बता रहा है नंबर ऑफ शेयर्स हैं 10,000 लिस्टेड शेयर्स। मल्टीप्लाई बाई ₹480 पर शेयर तो 48 लाख। and then cost of acquisition ये अपने वर्किंग नोट से ले लेना आप अभी जो कैलकुलेट किया। तो ये आपके बता रहा है कैलकुलेटर क्या है 300 पर शेयर मल्टीप्लाई बाई 10,000 शेयर 30 लाख रुपीस। तो यार मेरा LTCG आ जाएगा 18 लाख अंडर सेक्शन 112A। आई थिंक सभी को आ गया होगा, कहीं इशू नहीं है, सभी के लिए इसकी कैलकुलेशन इजीली हो गई होगी। तो ये तो हमारे इस केस में आपके बता रहा है। अब इसमें अपन बात करते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन उसने रिक्वायर्ड किए हैं। अब देखो अपने क्या क्या क्वेश्चन रिक्वायर्ड किया है। तो मैंने कहा सबसे पहले तो आपको वैसे रिक्वायर्ड पढ़ना चाहिए कि क्या क्या उसने रिक्वायर्ड किया है। तो अपन यहां पर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं उसने क्या क्या आपसे रिक्वायर्ड किया गया है। तो यह तो अपन ने स्टार्टिंग में देख लिया था। ये तो अपन ने स्टार्टिंग में ही इसे कंसीडर कर लिया कि आपको किस तरह से देखना है। मन का इसका आंसर क्या रहेगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्योंकि रेसिडेंट क्यों हो गया जैसे मैंने कहा कि 124 डेज के लिए रह रहा है और उसके जस्ट पीछे के 4 इयर्स में 366 डेज आपको दिखाई दे रहा है तो वो रेसिडेंट हो गया न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली। और वो देखो उसने यहां पर पूछ लिया और मन का स्टैट्यूटरी अपडेट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला आंसर क्लियर हो गया। सेकंड अपन बात करते हैं सेकंड what would be the amount of income taxable under the head income from house property in the hand of Mr. Aminish for the assessment year 21-22।
तो अब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी आएगी, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? तो देखो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं यहां पर जो प्रॉपर्टी को लेट आउट किया है, लेट आउट प्रॉपर्टी, जो उसने प्रॉपर्टी परचेज की गई थी तो उसको उसने लेट आउट किया है। अपन यहां पर देखते हैं तो उसने इस प्रॉपर्टी को लेट आउट करके इनकम अर्न की है। तो ऐसे केस के अंदर अपन ने देखा कि इस प्रॉपर्टी को 32,500 में लेट आउट किया है। तो ही परचेज ए फ्लैट दिल्ली में परचेज किया था 13th of October 2018 rupees 42 lakh. The stamp duty value of the flat was 35 lakh. He has taken a loan of the Canara Bank in India 34 lakhs. For purchase of the flat, the interest on such loan for the financial year 2021 was rupees 3,14,000. Clear? And principal repayment was 80,000 और इसका 80C का डिडक्शन मिलेगा प्रिंसिपल का रिपेमेंट। मिस्टर एनिमेस हैज गिवन this flat on a monthly rent of rupees 32,500 since April 2019। तो इस केस के अंदर आपको बता रहा है और 40,000 का इसने क्या पे कर दिया, म्युनिसिपल टैक्स। तो ये अपने काम आने वाला है। देखो एक तो क्या हो गया, वैल्यू 32,500, तो जीएवी आपके हो गई लेट आउट की 32,500 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स। तो अपन बात करें 3,90,000, इसमें से म्युनिसिपल टैक्स लेस करें, कैश बेसिस पे, और एक्चुअल पेमेंट मेड बाय ऑनर। ऑनर पे करेगा तो ही डिडक्शन मिलेगा, तो अनिमेश ने खुद ने पे किया है तो मैं डिडक्शन दे दूं 40,000। तो ये 40,000 का आपको डिडक्शन मिलेगा। अब इसके बाद आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू, फटाफट करें अपन 3,50,000, 30% डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 स्टैंडर्ड डिडक्शन पढ़ाया था मैंने आपको, फ्लैट 30%, हाँ जी 24A 30% ऑफ एनईवी। तो आई थिंक ये हो जाएगा 350 का 30% इज 1,05,000। एंड देन इंटरेस्ट ऑन बोरिंग, इस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए इंटरेस्ट भी लिया है, (24B). तो अपन इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट इसने लिया 24B में 3,14,000। तो एक तो ये आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, $69,000 लॉस, और एरियर और इससे मिल रहा है, एरियर और इससे मिल रहा है एरियर ऑफ रेंट। मैंने कहा जिस साल मिलेगा उसी साल टैक्स देना होगा, और उसने कहा पहले टैक्स दिया भी नहीं है, पहले टैक्स दिया भी नहीं है। तो ये एरियर से मिल रहा है, यहां पर अपन बात करें 2,96,000, 2,96,000 less 30% deduction, $2,96,000 का 30% निकाला दिस वन, और ये जगह 2,72,000। तो एडजस्ट करने के बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो आपके आएगी 69,000 लेस कर दें 1,38,200,
1,38,200. दिस इज द योर आंसर. आई थिंक आ गया होगा सभी के. 1,38,200 करेक्ट. तो अपने आंसर हो जाएगा बी 1,38,200. करेक्ट जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल. तो ये हमारा क्वेश्चन इस केस में यहां पर आपके सॉल्व हो गया. अब आगे लेते हैं इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. What amount of capital gain would be arise in the hand of Mr. Animesh transfer of the shares of A Limited? तो दिस पार्ट ऑफ इनका 112A के साथ अपन ने कैलकुलेट किया था. तो दिस वर्किंग नोट में ये अपन ने वर्किंग नोट बनाया था, ये आपके सामने रहा. दिस वन योर वर्किंग नोट. तो इस वर्किंग नोट नंबर 2 डाल दो इसको. तो वर्किंग नोट नंबर 2 18 लाख आपके आ रहा है. तो ये पहला ही आंसर हो गया 18 लाख. सिंपल है, आई थिंक आपके इजीली कैलकुलेट हो गया होगा. तो ये हो गया 18 लाख सभी क्या आ गया. अब आते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 4. तो ये कह रहा है व्हाट वुड बी टोटल इनकम. टोटल इनकम का मतलब क्या है? 5 हेड्स का टोटल जो कि बनता है जीटीआई ग्रोस टोटल इनकम. उसमें से चैप्टर 6A के 80C के डिडक्शन देने के बाद जो आता है वो हमारे आइडेंटिफाई होता है टोटल इनकम. तो ये टोटल इनकम ऑफ अनिमेश फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 ही डज नॉट ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 115 बीएससी, यानी 115 बीएससी का बेनिफिट नहीं लेता. तो टोटल इनकम क्या होगी? तो देखो डियर, इसके लिए मैं कैलकुलेशन करूं. आपके हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ चुकी है, क्लियर आ चुकी है. इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अपन ने बात किया. तो अपन बात करें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. वर्किंग नोट अपन ने देखा था, ये अपन ने वर्किंग नोट बनाया था. ये रहा, दिस इज हाउस प्रॉपर्टी की इनकम. वर्किंग नोट नंबर 3 दे दो. कितनी इनकम आ रही थी? इसमें से ले लेते हैं 1,38,200. 1,38,200. इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन LTCG 18 लाख. और इधर आते हैं अब देखो स्टार्टिंग में इंटरेस्ट इन बॉन्ड ऑफ ए कनाडियन कंपनी. देखो प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस ऑफ कनाडा, वो तो सिर्फ आरओआर के लिए टैक्सेबल होगा, किसी के लिए टैक्सेबल नहीं होगा. इसका स्टेटस है आरओआर. तो आरओआर के लिए केवल सेकंड पॉइंट टैक्सेबल होगा, आरबीएनओआर के लिए. इंटरेस्ट इन बॉन्ड ऑफ ए कनाडियन कंपनी 6,20,000 आउट ऑफ विच 50% वाज रिसीव्ड इन इंडिया. तो ये आपके इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड जिसका 50% हमने इंडिया में रिसीव कर लिया है. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड 50% रिसीव्ड इन इंडिया. तो आपको टैक्स इंडिया में देना होगा 3,10,000. नाउ कम आउट ऑफ द जीटीआई. टोटल लगा लूं? यस सर. 22,48,200. और इसमें से लेस कर देना डिडक्शन
अंडर चैप्टर 6A सेक्शन 80C रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, अमाउंट ऑफ रुपीज 80,000 है। देखो नाउ डियर टोटल इनकम अपन बात करें, $21,68,200, 21,68,200, तो ये इसका आंसर आएगा। तो इसमें अभी अपने ऑब्जेक्टिव नहीं लिए, ऑब्जेक्टिव लेते हैं पूरे। डी, this one your answer 28 lakh, तो आंसर इज डी 21,68,200। आई थिंक सभी क्या आ गया होगा, 21,68,200 सभी क्या आ गया, बिल्कुल जी बिल्कुल आ गया जी। तो ये हमारे इस तरह से आपको बताता है कि टोटल इनकम हम कैलकुलेट करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है इसका, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए क्योंकि साल नया सेक्शन 115 बीएससी आया था, उससे टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज करने के लिए बताया, पूछेगा ये आपसे। What would be tax liability computed in the manner so as minimizes tax liability? यानी आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है उसको मिनिमाइज करें, उसको मिनिमाइज करें। ऑफ अनिमेज फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22, जिससे कि कम से कम टैक्स है। तो अपने पास इस साल में का दो ऑप्शन है, एक तो ऑप्शन है 115 बीएसी का और एक है नॉर्मल प्रोविजन। तो आपके पास ऑप्शन है इस साल कि आप टैक्स किस मेथड से पे करो, एक तो नॉर्मल प्रोविजन और एक आएगा आपके पास स्पेशल टैक्स रेट 115 बीएसी। अब बीएसी का बेनिफिट लेते हो तो कुछ बेनिफिट आपको छोड़ने पड़ेंगे, उसके बाद ये बेनिफिट आपको मिलता है। तो जैसा अपने जो जो इनकम आ रही है उनको एक बार वापस मैं फटाफट कंसीडर करता हूं। देखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड में 2 लाख वाला बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन ये प्रॉपर्टी है लेट आउट, तो लेट आउट में तो इंटरेस्ट का यहां पर बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोनों जगह आंसर सेम रहने वाला है। आपकी कितनी आ रही थी, 1,38,200 आपके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी था, 1,38,200। दिस द आल्सो सेम 1,38,200। देन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, LTCG 112 ए का पार्ट है जो कि 18 लाख इसमें आ रहा है, और इधर भी आ जाएगा 18 लाख। फिर आ रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इसमें इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, जो दोनों जगह टैक्सेबल होगा 3,10,000 और इसमें भी 10,000 है। तो डियर मेरे आगे GTI, तो GTI दोनों सेम आएंगे 22,48,200। दिस इज आल्सो सेम 22,48,200। लेकिन अब मैं बात करूं जो चैप्टर 6A के डिडक्शंस हैं, वो आपको डिडक्शन
अंडर चैप्टर 6A सेक्शन 80C रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, इसे मिल जाएगा 80,000। लेकिन यहां पर आपको पता है चैप्टर 6A के डिडक्शन नहीं मिलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। 115 BSc में नहीं मिलते ना, मैंने पढ़ाया था, बिल्कुल जी सर। तो ये नहीं मिलेगा, तो आपकी टोटल इनकम आ गई दिस वन, $21,68,200 और इधर आएगा 22,48,200। अब इनके ऊपर जो टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका मैंने बताया था, दोनों के लिए अपन वही बात करते हैं। टैक्स की कैलकुलेशन की बात करें, टैक्स ऑन अबाउट पहले उसमें से फाइंड आउट करते हैं स्पेशल रेट ऑफ इनकम। तो स्पेशल रेट कौन सा है? 112A की स्पेशल रेट ऑफ इनकम, तो उसको अपन फाइंड आउट कर ले। स्पेशल रेट ऑफ इनकम तो स्पेशल रेट की इनकम आपके आ रही है 18 लाख, लेकिन उस पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो एग्जम्पशन मिल जाता है इसमें 18 लाख। 1 लाख का आपको मैंने बताया था एग्जम्पशन देने के बाद वो टैक्सेबल होता है 10% की रेट से, यानी 1 लाख का एग्जम्पशन मिल जाता है और 1 लाख का एग्जम्पशन देने के बाद वो आपका टैक्सेबल होगा 10% की रेट से, यानी 170, यानी आपके 170 आपके इसमें कम कंसीडर की जाएगी। आफ्टर दैट अपन बात करते हैं नॉर्मल इनकम। नॉर्मल इनकम इस केस में अपन कंसीडर करें तो नॉर्मल इनकम में बात करें तो किस तरह से बात की जाएगी? तो नॉर्मल इनकम इस केस में अपन बात करें तो किस तरह से आपके कंसीडर हम करेंगे? तो नॉर्मल इनकम बची कितनी अब इसमें? 21,68,200। उसमें से 18 लाख पे मैं टैक्स लगा चुका हूं, 18 लाख पे मैं टैक्स लगा चुका हूं, तो 21,68,200 माइनस 18 लाख, तो ये आ जाएगा 3,68,200 लेस बेसिक एग्जम्पशन $3 लाख का। जो एक्सेस इनकम आ गई टैक्सेबल 68,200 एट द रेट ऑफ 5%। $68,500 का 5% मैंने निकाला 3,410 प्लस 170 1,73,410 ये आ गया। इस पे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा आपके, इस पे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, $6,936 ऐड कर दिया, टैक्स हो गया 180,346 और मैं ये टैक्स लायबिलिटी आ गई, इसको राउंड ऑफ करूं आपको बताया था नियरेस्ट मल्टीपल 10 रुपीज पे, तो 288B के अंदर आपके राउंड ऑफ हो जाएगा 180,350। तो ये आपका टैक्स निकल के आ गया। अब मैं बात करूं न्यू सेक्शंस के साथ, न्यू टैक्स रीजन में अपन बात करें, न्यू टैक्स रीजन में अपन बात करें तो वहां किस तरह से कैलकुलेट हो गई ये चीज को। तो न्यू टैक्स रीजन के अंदर कैलकुलेशन मैं बात करता हूं, तो न्यू टैक्स रीजन में तो मैंने कहा 250 का ही बेनिफिट मिलेगा, चाहे सीनियर सिटीजन क्यों, ये सीनियर सिटीजन था तो 3 लाख का हायर एग्जम्पशन मिलेगा, लेकिन न्यू टैक्स रेट में नहीं मिलेगा, ना ही एटीसी का बेनिफिट मिला। तो अपन बात करते हैं ये तो स्पेशल रेट ऑफ इनकम तो एज इट इज आ जाएगा स्पेशल रेट ऑफ इनकम।
18 लाख है, तो इस पर टैक्स कैलकुलेट करें 18 लाख, 1 लाख का एग्जम्पशन और एट द रेट ऑफ 10%, तो यह आ जाएगा 17,170। फिर नॉर्मल रेट बैलेंस अमाउंट कितना बचा, इसमें है आपके 22,48,200 माइनस 42,000, इसमें से 18 लाख पे टैक्स लगा चुके हैं तो हटा दीजिएगा। बैलेंस अमाउंट बच गया 4,48,200। और यार इस पे एग्जम्पशन मिलेगा केवल नॉर्मल बेसिक एग्जम्पशन, तो न्यू टैक्स रेट के अंदर है वो 250 का ही एग्जम्पशन मिलने वाला है, तो 198,200 और उस पे 5%, 9,910 ऐड कर दें 170 में, 1,79,910। अब इस पे मेरे को ऐड करना होगा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। वैसे देखते ही पता चल गया ये ज्यादा आ रहा है तो अल्टीमेट टैक्स है ज्यादा ही आएगा, 7,196। तो टैक्स लायबिलिटी 1,87,106 रुपीज। और इसको राउंड आउट ऑफ कर दूं 10 रुपीज, लेकिन ये तो टैक्स ज्यादा आ रहा है और इसमें टैक्स क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो विच ऑप्शन इज द बेनिफिशियल, नॉर्मल टैक्स। तो मिनिमम टैक्स इसमें आ रहा है तो अपन लगाएंगे 180,350 वाला, ये रहा सी पॉइंट। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपके इसने पूछा है टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज अपन करेंगे। तो ये आपके इसमें सॉल्यूशन आप क्या हो गया कि 180 इस केस में आपको बताता है कि हमारे किस तरह से आपके टैक्स लायबिलिटी को मिनिमाइज किया जाएगा। तो आई थिंक आपको सिंपल से तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो डियर मैंने आपको बताया था कि दोनों ऑप्शन आपके करके देखने पड़ेंगे, जब एग्जाम में इस तरह से आ जाता है ना तो दोनों ही ऑप्शन आपको करके लेने होंगे। तो आई थिंक आपके दोनों ऑप्शन से अपन ने कैलकुलेट किया, इजीली आपके सॉल्व हो गया। अब आते हैं आगे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 6, सिंपल क्वेश्चन है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चन है जिसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं यहां पर। मिस्टर टी, एन इंडियन सिटीजन रेसिडेंट इन इंडिया, अर्न डिविडेंड इनकम ₹4,500। तो पहले डिविडेंड आपके एग्जाम होता था, लेकिन मैंने कहा फाइनेंस एक्ट 2020 से ये डिविडेंड की इनकम अब आपके क्या होने लग गई है, टैक्सेबल होने लग गई है। यानी अब फाइनेंस एक्ट 2020 से यहां पर इनकम क्या होने लग गई है, टैक्सेबल होने लग गई है। फ्रॉम एन इंडियन कंपनी, तो इंडियन कंपनी का डिविडेंड अब टैक्सेबल हो गया, विच वाज डिक्लेयर ऑन 1 October 2020 and paid in cash to Mr. T. What are the tax implications with respect of the dividend in the hand of Mr. T, an Indian company? देखो आपके क्या होगा इसका टैक्स का इम्प्लीकेशन, तो मैंने बताया था ये पेमेंट कर रहा है कैश, तो टीडीएस इस पे पे करना पड़ेगा। वैसे तो 5,000 का बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं मिलेगा क्योंकि कैश पेमेंट कर रहा है, तो ये कैश पे फोकस करना है। तो इसमें कहता है सच डिविडेंड इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ मिस्टर टी एंड इंडियन कंपनी इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स 7.5%। करेक्ट आंसर यही है,
क्योंकि मैंने कहा कि फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर टैक्स रेट दे रखी है 10%, लेकिन मैंने कहा विद इफेक्ट फ्रॉम 14 मई 2020 से लेकर 31 मार्च 2022 तक जो आपके टैक्स की रेट लगने वाली हैं वो डियर आपके मैंने कहा रेट अलग है, और वो रेट आपको अलग से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और मैंने कहा उनमें 3/4 यानी 75% ही रेट एप्लीकेबल की गई है, नोटिफाइड की गई है, बाकी की जो रेट है वो आपके यहां पर नॉर्मल चार्ज होने वाले। लेकिन कुछ रेट्स को यहां पर रेजिडेंट के केस में मैंने कहा जो भी रेजिडेंट पर्सन है, तो इसने कहा रेजिडेंट है, इंडियन सिटीजन है, रेजिडेंट है, तो वहां पर आपको बेनिफिट दे दिया गया है, तो उस बेनिफिट के साथ आपको कैलकुलेट करना होगा। तो रेट कौन सी लेनी है? 7.5% आपको इसमें कंसिडर करना होगा। ये फर्स्ट आंसर ही इसका आपके करेक्ट आ जाता है। तो आई थिंक ये भी आपको बहुत इजी वे में क्लियर हो गया होगा जी। हाँ जी सर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, मिस्टर एक्स इज ए वर्किंग पार्टनर। क्या है ये? वर्किंग पार्टनर। And Mr. Y is the non-working partner of XYZ partnership firm. XYZ partnership firm subject to tax audit under section 44AB. For the previous year 2021, what is the due date of filing of the return of income X and Y for the assessment year 21-22? देखो मैंने आपको बताया था कि जिस फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट हो रही है, जिस फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट हो रही है 44AB में, तो उसके लिए ड्यू डेट क्या रहेगी सर? 31 अक्टूबर। अभी नई डेट आ गई 31 अक्टूबर। साथ ही साथ मैंने आपको लिखवा था जिस फर्म के पार्टनर की, जिस फर्म है, फर्म में जो पार्टनर है और फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट की 44 ऑडिट हो रही है, तो पार्टनर के लिए भी ड्यू डेट क्या जाती है? 31 अक्टूबर। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो यहां पर आपके कोई सा भी हो, चाहे वर्किंग पार्टनर हो चाहे से नॉन वर्किंग पार्टनर हो। सिर्फ सैलरी के केस में होता है कि हम वर्किंग पार्टनर को ही पार्टनर रेमुनेशन या पार्टनर सैलरी देते हैं, लेकिन ऑडिट जब आपके फर्म की ऑडिट तो पार्टनर कोई सा भी हो, सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए दिया गया कि वर्किंग पार्टनर हो चाहे नॉन वर्किंग पार्टनर हो, तो वहां ड्यू डेट क्या रहने वाली है? तो ड्यू डेट आपके रहेगी 31 अक्टूबर 2021 फॉर बोथ ऑफ मिस्टर एक्स एंड वाई। बोथ ऑफ मिस्टर एक्स एंड वाई दोनों के लिए 31 अक्टूबर रहेगी। और ये रेट आज ही मतलब इसी फाइनेंस एक्ट के लिए आई है। पहले 30 सितंबर होती थी, तो कंफ्यूज नहीं होना, तो ये डेट आपको कंसीडर करनी होगी। तो ये आप देख लीजिएगा एक बार। फिर आगे लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ जी देखो अपन बात करते हैं इसमें। मिस्टर अर्पित एंड एम्प्लॉय ऑफ MNO लिमिटेड, किसमें है? MNO लिमिटेड में, हैज कंट्रीब्यूट 1,61,280 टुवर्ड NPS एंड सिमिलर अमाउंट इज कंट्रीब्यूट बाय हिज एम्प्लॉय। यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों बराबर अमाउंट आपके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं न्यू पेंशन स्कीम में, यानी 80CC-D1 में तो एम्प्लॉय का और 80CC-D2 के अंदर एम्प्लॉयर का। लेकिन ये किससे ज्यादा नहीं हो सकता? 10% ऑफ द सैलरी, सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस DA, और DA कौन सा? इफ। इसके साथ ही साथ मैंने कहा था कि यदि एक्सेस कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो वो 50,000 तक कौन ले जाएगा? आपके
ATCCD1 बी के अंदर चला जाता है, एम्प्लॉय वाला कंट्रीब्यूशन एक्सेस होगी। चलिए जी आगे चलते हैं। हिज बेसिक सैलरी 80,000 पर मंथ and dearness allowance 40% of basic salary which form part of the retirement benefit, यानी वो 40% retirement benefit में भी आ रहा है, कोई इशू नहीं है। He also paid 55,000 toward LIC premium for himself and his wife and medical insurance premium 35,000 by cross check allowed है, क्योंकि other than cash है, अदर देन कैश होना चाहिए, तो ये अलाउड हो जाएगा 80D के अंदर, क्रॉस चेक भी अलाउड है। इन हिज मदर, और ये आपके क्या है, मदर के लिए बता रहा है, बीइंग ए सीनियर सिटीजन, और वो सीनियर सिटीजन है तो इट्स मींस 50,000 तक का बेनिफिट ले सकते हो, तो 35,000 पूरा का पूरा मिल जाएगा। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हाउ मच डिडक्शन इज अवेलेबल, चैप्टर 6A विल कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ अर्पित फॉर द असेसमेंट। देखो इसके लिए अपन बात करें 80C। 80C में इसने कैसे में पैसा जमा करा दिया, देखो इसने कहा ही ऑल्सो पेड 55,000 LIC प्रीमियम। अब ये 55,000 हो गया, तो मैं कह रहा हूं न्यू पेंशन स्कीम में मैं कितना बुक करूं 80CCD1 में, जिससे कि मुझे हायर बेनिफिट मिल जाए। तो मेरे को पता है 150 से ज्यादा नहीं सकता, तो मैं इसके अंदर 150 माइनस 55, तो ये अमाउंट तो इसमें ले लूं, क्योंकि आपको पता है रेस्ट्रिक्टेड करता है 80CCE, जो कि आप कहते हैं तीनों का टोटल मिलाकर किसी ज्यादा नहीं हो सकता 1,50,000, तो मैं रेस्ट्रिक्टेड कर देता हूं इसमें माइनस 55, तो 95,000 इसमें मैंने कंज्यूम किया है, क्योंकि आपका सेक्शन आ जाएगा सेक्शन 80CCE, जो कि कहता है तीनों का टोटल 80C, 80CC और 80CCD तीनों का टोटल आपका 150 से ज्यादा नहीं हो सकता, जिसका मैक्सिमम। और जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन चला गया वो आपके इसमें ऐड हो सकता है 80CD1B में, कहां तक, अप टू ₹50,000, तो ये 50,000 मैं यहां से ले लूं। इसके बाद 80CCD2, ये सेपरेट कंट्रीब्यूशन है, जो कि 10% ऑफ द सैलरी का अमाउंट आपके परमिटेबल हो जाता है, 10% ऑफ द सैलरी। सैलरी क्या होगा, इसको क्वेश्चन में अपन बात करें, सैलरी क्या होगा, तो अपन बात करते हैं सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस DA, और DA कौन सा, इफ। तो बेसिक सैलरी है ₹80,000 मल्टीप्लाई बाई 12, 80,000 ही ना, हाँ जी, 9,60,000। DA 40% है, ₹3,84,000। टोटल हो गया 13,44,000। तो उसके 10% से एक्सेस जा नहीं सकता, उसके 10% से ज्यादा जा नहीं सकते आप, तो 10% तक ही आप इसमें कवर कर सकते हो 80CCD इसमें 2 में। तो 134400 का 10%, 134400, एंड देन 80D सीनियर सिटीजन में है, तो 50,000 तक जा सकता है, और इसने किया है 35,000। तो टोटल डिडक्शन मिल जाएगा आपको दिस वन, $1,50,000 प्लस 50,000, 2 लाख में 1,34,400 प्लस 35,000, 3,69,400। आप देखिएगा ये आंसर आ रहा है 3,69,400, करेक्ट आंसर बी, 3,69,400, ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको एग्जाम में सॉल्व करने हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, फटाफट आप इनको सॉल्व कर सकते हो, इजी में आपके नंबर
आपके होते हैं। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम आपके लगा रखा है ऑब्जेक्टिव का, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। आगे लेते हैं। नाइन्थ, A building was acquired on 1st of April 1985 for rupees 20 lakhs and sold rupees 80 lakh on 1st of June 2020, यानी इस साल उसने बेच दिया है। The stamp duty value on the date of the transfer is the 85। तो देखो सेक्शन 50C अप्लाई होगा नहीं होगा, क्योंकि 50C अप्लाई होने के लिए क्या बताता है कि आपके किससे ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए, 10% से ज्यादा, जो कि 88 लाख होता है, जो कि ये यहां पर क्या है 85 लाख ही है। तो ये 10% से ज्यादा नहीं है, तो आपको 80 लाख ही कंसीडर करना होगा एक्चुअल सेल्स कंसीडरेशन। इसके बाद ये कह रहा है द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग 1st of April 2001 is 25 lakh and stamp duty value of the same was 22 lakhs। तो मैंने इसको कैलकुलेशन करने के लिए बताया था, दोनों में से कम है वो वैल्यू लेनी है। और डिटरमाइन द कैपिटल गेन on sales of such building for the assessment year 21-22, cost inflation index 2001 and 200 and during the year 2021 301। तो मैंने आपको बताया था सेल्स कंसीडरेशन फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन आपके 80 लाख ही रहेगा, जो कि एक्चुअल सेल्स कंसीडरेशन है, एक्चुअल सेल्स कंसीडरेशन less index cost of acquisition। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए अपन बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डियर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो आपके आ रहा है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको बता रहा है 20 lakhs फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1st of April 2001, जो कि आ रही है 25 लाख। और ये मैंने कराया था साथ में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उसी दिन की आपको एसडीवी की तैयारी है, द इट्स स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द सेम डेट 22 lakhs। तो विच इज इन दोनों में लोअर करवा रखा है, विच इज लोअर 22 लाख एंड 22 लाख एंड 20 लाख विच इज हायर करवा रखा है ना आपको कैलकुलेशन, बिल्कुल हायर, विच इज हायर कितना आ गया 22 लाख। तो 22 लाख आ गई, इसको इंडेक्सेशन कर लूं मैं, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 301। 22 लाख डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 301, 66 लाख 22,000। यार मेरा LTCG आ गया 13,78,000। तो कोई आंसर आ रहा है क्या? बिल्कुल करेक्ट आंसर 13,78,000 इसमें आपके रिफ्लेक्ट हो रहा है। दिस वन 13,78,000। बताइए कोई डाउट है क्या? आई थिंक इसमें कोई भी डाउट आपके नहीं आने वाला है, क्योंकि अपन पहले ही पढ़ चुके हैं प्रोविजन, ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं प्रोविजन को। तो ये हमारे इस केस में बता रहा है, दिस द कम आउट ऑफ द वर्किंग नोट 1, और ये रहा वर्किंग नोट आपके 1 अपन ने बना दिया। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन, लास्ट अपन आते हैं
This is a very simple question. लास्ट क्वेश्चन जिसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं. मिस्टर विकास रिसीव ए गोल्ड रिंग. गोल्ड रिंग क्या है? प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में प्रॉपर्टी. वर्थ ₹60,000 50,000 से एक्सीड है. ऑन द ओकेजन ऑफ डॉटर वेडिंग फ्रॉम हिज बेस्ट फ्रेंड. बेस्ट फ्रेंड रिलेटिव नहीं होता तो इसके लिए टैक्सेबल हो गया. टैक्सेबल, ये ट्रांजेक्शन टैक्सेबल है. मिस्टर विष्णु फ्रॉम विष्णु ऑल्सो गिफ्ट ए गोल्ड चेन टू काव्या. और उसने गोल्ड चेन काव्या दिया डॉटर ऑफ विकास. वर्थ ₹80,000. ऑन द सेड ओकेजन, यानी उसने मैरिज पे दिए, वेडिंग पे दिए, तो वेडिंग में मिले तो क्या हो गया? एग्जेम्प्ट. ओकेजन ऑफ वेडिंग क्या हो गया? एग्जेम्प्ट. वुड सच गिफ्ट इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ विकास एंड काव्या. तो विकास के लिए टैक्सेबल है क्योंकि उसकी शादी नहीं है और काव्या की शादी है तो उसके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा. यस, द गिफ्ट ऑफ गोल्ड रिंग एंड गोल्ड चेन इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ मिस्टर विकास एंड काव्या. नहीं, गिफ्ट आर नॉट टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ विकास. नहीं, ये भी नहीं है. वैल्यू ऑफ गोल्ड रिंग इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ विकास बट वैल्यू ऑफ गोल्ड चेन इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ काव्या. सी आंसर आपका इसका रहेगा, जो कि अपन ने यहां पर डिस्कस कर लिया. तो यार इस तरह से छोटे छोटे सिंपल आपके क्वेश्चन आते हैं जिनको आपको फटाफट करने हैं और आई थिंक आप बहुत बढ़िया तरीके से इनको कर लोगे. तो आई थिंक आपके आज के लिए अपने जो देखा इस लेक्चर के अंदर कि आपके किस तरह से टैक्सेशन के अंदर जो डायरेक्ट टैक्स वाले पार्ट है, जो सिंपल आपके यहाँ पर केस स्टडी और क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं. अब इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन आईडीटी के जो कि आपके यहाँ पर जीएसटी से रिलेटेड केस स्टडी दे रखी है उसको सॉल्व करेंगे और उसके क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.